हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश रहती है कि आपको कुछ ताज़ा खबरों के बारे में भी बताएं और उसके उसकी तह तक जाएं कि आखिर ये जो कुछ कहा जा रहा है वो कितना सच है, कितनी हकीकत है और उसका मकसद क्या है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई इस किस्म के बयानात मुसलसल आ रहे हैं कि जिसमें न सिर्फ विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है बल्कि मीडिया को और जुडिशरी को भी टारगेट किया जा रहा है और साथ साथ दुहाई दी जा रही है कि डेमोक्रेसी बचानी चाहिए, डेमोक्रेसी में के जो उसूल हैं उस पर चलना चाहिए। ऐसे में जबकि खुद जो कानून के मंत्री हैं, लॉ मिनिस्टर, वो जजों के बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं और आपको याद होगा कि उन्होंने कुछ महीने पहले अहमदाबाद में कहा था कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और संसद और सभी को एक टीम के तौर पर काम करना चाहिए। यानी टीम के लीडर हम हैं, जैसा हम कहें वैसा आप चलें। अब जो ताजा खबरें हैं, मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आज हमारे खास मेहमान हैं राम पुनियानी जी, जो जाने माने थिंकर हैं, राइटर हैं और बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। बैकग्राउंड जो है वो मेडिकल होते हुए भी वो हिस्ट्री में, तारीख में काफी इंटरेस्ट रखते हैं और उन्होंने एक लंबे अरसे से मुल्क की आजादी से अब तक तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं। आपने अब से पहले भी उनकी वीडियोस देखी होंगी। आज हम जिन इश्यूज पर बात कर रहे हैं वो ये है कि हमारे कानून मंत्री किरण रिजिजू जी कह रहे हैं कि कुछ रिटायर्ड जजेस और कुछ सीनियर वकील देश के खिलाफ काम कर रहे हैं और वो बिल्कुल ऐसे काम कर रहे हैं जैसे विपक्षी पार्टी काम करती हो। उन्होंने इस हद तक कह दिया कि जब राहुल गांधी कहते हैं कि जुडिशरी को हाईजैक कर लिया गया है तो जुडिशरी खामोश हो जाती है। यानी वो पूरी जुडिशरी को एक तरह से इल्जाम लगा रहे हैं कि आप हमारे इशारे पर काम नहीं कर रहे। इसके अलावा अनुराग ठाकुर जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, जो गोली मारो सालों को वाले बयान से मशहूर हुए और उसके बाद उन्हें तरक्की मिली, एमओएस से वो कैबिनेट मिनिस्टर बने और वो अब कह रहे हैं कि मीडिया को ऐसी खबरें नहीं छापनी चाहिए जिससे देश की इंटीग्रिटी और इत्तेहाद और यूनिटी को खतरा हो। अब बताइए कि नफरत फैलाने वाले लोग जो गोली मारो की बात करते हैं, अब वो नेशनल इंटीग्रिटी की भी बात कर रहे हैं। वो क्या कुछ है। और जेपी नड्डा जो इस वक्त एक लंबे अरसे से बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने प्रजातंत्र की तमाम सीमाएं लांघ दी हैं और जो डेमोक्रेसी पर यकीन नहीं रखते उनका डेमोक्रेसी में कोई स्थान नहीं है। तो ये इस किस्म के ये बयानात हैं जिससे हम आप दिमाग पढ़ सकते हैं, दिमाग पढ़ने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी आरएसएस के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है और आने वाले वक्त के लिए उनके जहन में क्या कुछ प्लान है मुल्क के लिए। राम पुनियानी जी, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आप समय दे देते हैं। आप ये बताइए कि क्या कुछ है, क्या समझा जाए। हालांकि कई बार हमारी आपकी बात हुई है, आपने बहुत सी चीजें बताई हैं बड़ी क्लैरिटी के साथ, लेकिन खबरें जब आती हैं उसका जनता पर एक असर होता है। उसको समझने समझाने के लिए क्या कुछ बताया जाए कि बीजेपी का प्रजातंत्र पर, डेमोक्रेसी पर कितना भरोसा है, आखिर वो ये बात क्या कह रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं, क्या कुछ है। देखिए काजमी भाई, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। और आपने प्रस्तावना बहुत अच्छे से रखी है। उसमें भी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और ये सब जो मुद्दा चालू हुआ है, ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद चालू हुआ है। इनकी आलोचना बढ़ गई है क्योंकि राहुल गांधी के एक तरफ लोग अभी देखने लग गए हैं उम्मीद के साथ और एक नए मूल्यों के साथ उनको देखने लग गए हैं। और इसी दौरान उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान वो सब मुद्दे उठाए जो जनता के दिल के करीब है। और जैसे गरीबी, भुखमरी, महंगाई और चीन का मामला भी राहुल गांधी ने उठाया। अडानी के बारे में वो सतत लगातार बोलते रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बयान दिया कि देश में लोकतंत्र कैसे कमजोर हो रहे हैं। यही बातें उन्होंने कैम्ब्रिज में कही, लंदन में कही। तो पहली बात तो ये है कि ये बातों को विदेश में कहना क्या यह देशद्रोह है?
देशद्रोह अब कब कहा जाए, क्योंकि हमारे यहाँ स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। यहाँ भी आपको बोलने की आज़ादी होना चाहिए, विदेश में भी बोलने की आज़ादी होना चाहिए। वो इसलिए नहीं कि आप देश के खिलाफ हैं, वो इसलिए कि आप देश की सरकार की बेहतरी चाहते हैं। आखिर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जरूरत क्यों है? कि सरकार निरंकुश, बेलगाम ना हो जाए, उसे पता चले कि विपक्ष के लोग क्या सोचते हैं, और ये सब चीजें के साथ वो चलना चाहिए। अभी जब से उन्होंने विदेश में, पहले इसी के बारे में मैं बात कह दूं कि विदेशों में बयान देना ये कोई राहुल गांधी ने पहली बार नहीं किया। इसके पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2015 में सॉल में तो यहाँ तक कह दिया कि भारत के लोग सोचते हैं कि हमने क्या पाप किया था जो इस धरती पर हमको जन्म लेना पड़ा। वो देश का अपमान था। वो सरकार की आलोचना नहीं कर रहे थे, वो देश की आलोचना कर रहे थे। और ऐसे ही उन्होंने वो जो राजीव गांधी का बयान था कि 1 रुपया जाता है सरकार की तरफ से, 15 पैसा जनता तक पहुंचता है, तो राहुल गांधी एक दर्द को बयां कर रहे थे कि हमारे देश में करप्शन बढ़ रहा है, उस पर कंट्रोल आना चाहिए। और उसके बहाने मोदी जी ने पूरे विदेश में ये बात कही। अब राहुल गांधी ने तो जो बात कही वो कोई नई बात है ही नहीं। उन्होंने वही बात कही कि जो जिसके बारे में वो लगातार यहाँ एक के बाद एक करते रहे हैं, तो उसको इतने भयंकर तरीके से उसका विरोध करना। और बाद में आप देखिए, तो भारत आए, लोकसभा में उनको बोलने का वक्त ही नहीं दिया जा रहा। वो लोकसभा के सदस्य हैं, उन पर आरोप है, तो उनका पूरा हक बनता है कि अपने आरोपों के खिलाफ वो लोकसभा में अपनी बात रखें। तो लोकतंत्र का जो डेमोक्रेसी का जो कमजोरी हो रही है, अब सभी जजेस तो कई जजेस को होता होगा कि भाई हम रिटायरमेंट के बाद राज्यपाल बन जाए, या लोकसभा की हमको राज्यसभा की सदस्यता मिल जाए, ऐसा भी हो रहा है। पर कई जजेस तो हैं जो अपनी पूरे विवेक को, प्रतिबद्धता को रखकर देश की आजादी के बारे में, देश की स्वतंत्रता के बारे में सोचते हैं। और ये जो मुख्य मुद्दा आपने उठाया, सब लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने लोकतंत्र को तोड़ने की हदों को पार कर दिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज दुनिया में बहुत सारे संगठन हैं जो लोकतंत्र के अलग अलग पहलुओं को मिला के, जो उसके डायमेंशंस हैं, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, एक एक अलग भाग को का मूल्यांकन करके देशों की रैंकिंग करते हैं। उनका किसी देश से कोई लेना देना नहीं है, उन देश की सरकारों से लेना देना नहीं है। ये हमारे दुनिया में जैसे एक प्रवृत्ति बढ़ रही है कि हम लोकतांत्रिक दुनिया बने, तो कुछ संगठन ऐसे हैं, उन पर मैं अभी बताता हूँ आपको कि हमारी रैंकिंग लोकतंत्र में इन संस्थाओं के आधार पे कितनी गिरी है। उसके पहले ये देख लें कि जैसे मीडिया को हिदायत देना कि आप ऐसी खबरें ना छापो, वैसी खबरें ना छापो। वैसे तो देखा जाए तो ज्यादा मीडिया, जैसा कुछ पत्रकारों ने नाम निकाला है, गोदी मीडिया की भरमार है। वो तो ऐसी खबरें फैलाते हैं जिनका आम लोगों के जीवन से कोई सरोकार नहीं है, उन पर तो कोई बंधन है नहीं। व्हाट्सएप के माध्यम से फेक न्यूज को फैलाया जाता है। जैसे अभी एक फेक न्यूज फैलाई गई, बीजेपी के बड़े लीडर जो पहले मिनिस्टर थे, रविशंकर प्रसाद, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी ने लंदन में कहा कि भारत का लोकतंत्र कमजोर है, तो अमेरिका और ब्रिटेन ने इसके लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। अब ये पूरा झूठा बकवास है, झूठी बात है। अब वास्तव में राहुल गांधी ने क्या कहा कि भारत का लोकतंत्र दुनिया के लोकतंत्र के लिए एक रोशनी का काम करता है, पर इस लोकतंत्र को मजबूत करना ये भारत के अंदर से होगा। इस बात को ख्याल कीजिए कि उनकी जो पैट्रियटिज्म, नेशनलिज्म, वो ये बात को मानते हैं कि लोकतंत्र कमजोर है, उसको मजबूत करना नागरिकों की जिम्मेदारी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की जिम्मेदारी है, जुडिशरी की जिम्मेदारी है। और उस दिन चंद्रचूड़ जी ने जो बयान दिया कि मेरे रहते मैं संविधान के मूल्यों का उल्लंघन नहीं होने दूंगा, बहुत आदरणीय है। दो और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा, जो वो फैसला दे रहे थे कि भाई ये नेम चेंज कमीशन, नाम को बदलने वाला कमीशन ही बना दो, जहां भी मुसलमानों के नाम है उनको निकाल दो। उन्होंने कितनी प्यारी और महत्वपूर्ण बात कही। क्या हम देश को पीछे ढकेलना चाहते हैं? क्या हम देश में ऐसा वातावरण खड़ा करना चाहते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी पुरानी चीजों के चक्कर में पड़कर भविष्य की बात न सोचे? तो ये
बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही। अब ये जो भाजपा के पूर्व मंत्री का जो बयान आया वो सच से कितना परे था, इसको आप सोच लीजिए। अब ये है कि उनकी मेजॉरिटी है, मीडिया का बड़ा तबका उनकी बात मानता है, इसलिए नड्डा जी एक बात कह रहे हैं, अनुराग ठाकुर दूसरी बात कह रहे हैं, ताकि वो राहुल गांधी की लगातार आलोचना कर सके। अब दुनिया में केवल देशों से तो हमारे संबंध है, पर दुनिया में एक मीडिया की इंडिपेंडेंस नाम की भी चीज है। अब आप देखिए बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री बैन की, उससे देश की छवि खराब होगी या अच्छी होगी? इंग्लैंड में इंग्लैंड की सरकार बीबीसी को कंट्रोल नहीं कर सकती, वो इतनी ऑटोनोमस है, और हमने उसको डॉक्यूमेंट्री को बैन किया, बीबीसी के दफ्तरों पर छापे मारे। तो ये पूरी दुनिया देख रही है कि यहाँ का मीडिया क्या कर रहा है, यहाँ किस प्रकार के न्याय व्यवस्था पे एक प्रकार से अंदर से इन्फिल्ट्रेशन है, जजेस पर दबाव है। ये पहली भी बात कही। और इसमें मैं आपको बता दूं कि ये भी जो आज लोकतंत्र के बारे में कह रहे हैं, सबसे पहले लोकतंत्र के बारे में जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था वो थे लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा था कि भारत में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, अघोषित आपातकाल, उन्होंने कहा। और अभी मैं आपको कुछ 5-6 जो दुनिया के लोकतंत्र का मूल्यांकन करते हैं उनकी बात बता दूं। एक है फ्रीडम हाउस। फ्रीडम हाउस सिविल लिबर्टीज पे काम करता है, उसका मूल्यांकन करता है, और वो कहता है कि भारत अभी पार्शियली फ्री कंट्री है। ठीक है। दूसरा देखिए, एक है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। उसने भारत को 2014 में 27वां स्थान दिया था, और अभी वो इसको 46वां स्थान दे रहा है। ठीक है। फिर एक और है कैटो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। 1915 में भारत 75वें स्थान पर था, 2020 में 111वें स्थान पर आ गया। फिर वी डेम नाम का एक स्वीडन का संगठन है, उसने भारत को लोकतंत्र के पैरामीटर पे 108वां स्थान दिया। और फिर वर्ल्ड फ्री प्रेस फ्रीडम में भारत का 150वां स्थान है। और जहाँ तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन का सवाल है, तो दुनिया में एक अभी ईसाइयों की फ्रीडम ऑफ लिविंग की एक संस्था है, ओपन डोर्स। ओपन डोर्स ने कहा कि भारत उन 10 देशों में है जहाँ ईसाई लोगों का रहना बहुत मुश्किल है। और फिर से ऐसे कानून लाए गए धर्मांतरण के विरोध में। नाम तो उनको दिया जाता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धर्म की स्वतंत्रता, और धर्म की स्वतंत्रता के नाम पर ऐसे कानून जगह जगह आ रहे हैं जो लोगों को अपनी चॉइस, अपना चुनाव, धर्म के बारे में चुनाव करने से रोकते हैं। तो ये सब चीजों को अगर देखें तो जैसे लोकतंत्र के 3 मुख्य आधार होते हैं, 4 होते हैं, कि भाई एक तो एग्जीक्यूटिव है, जो एग्जीक्यूटिव, फिर जुडिशरी, और उसी के साथ साथ एक प्रेस का भी बहुत बड़ा स्थान है, 4th एस्टेट के रूप में प्रेस को जाना जाता है। तो इनमें जो कमजोरी आई है, ये सब जो दुनिया भर के इंडाइसेस है, ये उस बात को दिखाते हैं। इसमें कोई पार्शियलिटी का सवाल नहीं है। और ये बात हम देख रहे हैं कि भारत में बड़े बड़े बुद्धिजीवी कैसे अभी तक गिरफ्तार हैं, और कई लोग, आम लोग बात करने से किस प्रकार से हिचकिचाते हैं। और ये बात दूसरी है काजी भाई की, भारत जोड़ो यात्रा के बाद लोगों में एक राहत महसूस हुई कि हम अपनी बातों को सामने रख सकते हैं। तो उसके चलते किरण रिजिजू का जजेस को कहना कि वो देश विरोधी ग्रुप्स के साथ जुड़ गए हैं, ये मेरे ख्याल से काफी एक गलत बात है। क्योंकि जज का अपना विवेक होता है, चेतना होती है। वो सरकार, उसका मुख्य काम ही यही है कि वो संविधान की रक्षा करे। जुडिशियरी का काम क्या है कि संविधान हमारा है जो सर्वोपरि है, और संविधान की रक्षा करना ये जुडिशियरी का काम है, जो जस्टिस चंद्रचूड़ भी कह रहे हैं। तो उसमें उन लोगों की आलोचना करना जो संविधान के आधार पे अपनी बातों को रखते हैं, सरकार के वो खिलाफ जाती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ, मुझे एक चीज याद आती है कि सरकार के खिलाफ बात करने को कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे देखना चाहिए। तो नेहरू जी की 2 घटनाएं मैं आपको बताना चाहता हूँ। पता नहीं पहले मैंने आपसे बताई कि नहीं। एक तो आपको पता होगा, उस समय एक वी शंकर नाम के बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे, यानी भारत में कार्टून बनाने वालों में सबसे बड़ा स्थान उनका आता है, बड़े स्थानों में उनका बहुत मत। तो वी शंकर जो थे,
आजादी के बाद नेहरू के ऊपर उनकी आलोचना वाले बहुत कार्टून बनाते थे। नेहरू जी की नजर में आया तो नेहरू जी ने के ऑफिस से शंकर को फोन आया कि भाई क्या आप तकलीफ करेंगे और प्रधानमंत्री के साथ आकर चाय का एक प्याला पिएंगे। अब शंकर को लगा पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। वो गए, नेहरू ने पहले उनको मुबारकबाद दिया कि तुम्हारे कार्टून्स बहुत अच्छे हैं, तो मुझे एक शिकायत है कि वो मेरे पास पहुंचते नहीं है। मेरे पास पहुंचाओगे तो मैं अपनी नीतियों को सही कर दूंगा। ठीक है, एक बात। दूसरा, उस समय हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिशें चल रही थी, तो पार्लियामेंट में तमिलनाडु के जो पेरियार थे या दूसरे थे, उन्होंने कहा ऐसा हुआ तो हम भारत के यूनियन में नहीं रहेंगे। नेहरू जी उनके बाजू से बगल से गुजरे, उनके ऊपर स्माइल किया, मिले जुले होंगे, हाथ मिलाए होंगे। तीसरी घटना बता दो, अटल बिहारी वाजपेयी जबरदस्त भाषण देते थे। एक दिन पार्लियामेंट में उन्होंने नेहरू जी की पेट भर के आलोचना की। नेहरू जी सुनते रहे, वो पार्लियामेंट में हमेशा रहते थे। वो पार्लियामेंट ऐसा नहीं है कि कभी कभी चेहरा दिखा दिया और बाद में फिर अपने कामों में व्यस्त होते, पार्लियामेंट पूरी अटेंड करते थे। वाजपेयी की आलोचना सुनी। शाम को किसी और मौके पर वाजपेयी जी से मुलाकात हुई तो उनको गर्मजोशी से हाथ मिलाया, बोले आज तो आपने पार्लियामेंट में जबरदस्त तकरीर की, आपका भाषण बहुत जबरदस्त था। तो ये होता है लोकतंत्र, जहां देश का सबसे बड़ा मुखिया सरकार आलोचना को दुश्मनी के रूप में नहीं लेती, आलोचना को आलोचना के रूप में लेती है ताकि उसकी नीतियों को सुधारा जाए। और इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन देना प्रेस को, जजेस पर कमेंट करना, ये मेरे ख्याल से हमारे लोकतंत्र की कमजोरी की निशानी है। और एक बात देखिए काजिम भाई, कि राहुल गांधी ने जैसे कहा मेरे फोन में गैसेस डाला गया था, फाइंग हो रही थी, पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं दिया जाता, माइक को म्यूट कर दिया जाता है। अब वही बात यहाँ आके देखते तो वही बात सिद्ध हो गई उनकी कि पार्लियामेंट में उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, पार्लियामेंट को कुछ घंटों के लिए म्यूट कर दिया गया। तो ये जो उन्होंने बात कही थी उसी को ये पूरा सिद्ध कर रहे हैं। और लोकतंत्र में इन चीजों की जगह नहीं होना चाहिए। तो आप जो बात कर रहे हैं, मुझे भी लगता है कि लोकतंत्र में मीडिया का काम है, अपोजिशन का काम है, प्रबुद्ध नागरिकों का काम है कि जहां सरकार अच्छा काम करती है उसकी तारीफ करे, जो काम कमजोर है उसकी आलोचना करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। जी जी, बहुत अहम आपने बातें कही और खास तौर पर एक जगह एक साथ 6 अलग अलग इंटरनेशनल लेवल के सर्वे रिपोर्ट्स एक तरह से आपने पेश की हैं। ये बहुत ही अहम है और इसमें दिन ब दिन हमारा दर्जा नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। अब मैं एक बात और जो करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, हालांकि अब से पहले मैंने उसके बारे में दूसरी तरह से पूछा था कि हम डेमोक्रेसी के किस स्टेज पर हैं, लेकिन अभी तक जो तजर्बा हुआ इस सरकार में, जो अब डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, उससे पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि संसद में जिस तरह से हम अब कानून पास होते हुए देखते हैं कि एक मिनिस्टर खड़ा होता है और 2 मिनट में एक कानून पढ़ता है और उसे पास मान लिया जाता है, वो खुद अपनी पार्टी के एमपीज को, मिनिस्टर्स को भी बोलने का कोई मौका नहीं देते। यानी बगैर किसी बहस के कानून पास होते हुए आर्टिकल 370 हमने देखा, सीएए, एनआरसी देखा, किसानों के खिलाफ कानून देखा, पार्लियामेंट का तो ये हाल है। दूसरे, मीडिया, गोदी मीडिया ऐसा हो चुका कि वो ये पूछता है कि साहब आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। मीडिया का हाल यह है कि रोजाना वो रात में अगर आप 2-3 शो देख लो तो मैं समझता हूं ऐसी हालत हो जाए। और अगर सर्वे किया जाए इस पूरे मुल्क का कि ब्लड प्रेशर हाई की प्रॉब्लम कितनी बढ़ चुकी होगी आम लोगों में, तो मेरे ख्याल से उसका नतीजा क्या कुछ हो रहा है। और नफरत की शक्ल में हम मॉब लिंचिंग देखते हैं, कैसे किसी एक तन्हा आदमी को भीड़ मार देती है। अदालतों का भी ये हाल हम देख चुके कि अयोध्या का फैसला आया, पूरे ऑर्डर को आप पढ़ते जाओ, आखिर तक ऐसा लगेगा कि ये मस्जिद के हक में बात कर रहे हैं, और आखिर में एकदम कह दिया जाता है कि ये हम मंदिर वाली पार्टी को हम इसको देते हैं। हमने नोटबंदी के बारे में भी तमाम इतने लोगों के मारे जाने के बाद
मुल्क की इकोनॉमी तबाह होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट से हमने वो फैसला सुन लिया कि साहब बिल्कुल ठीक फैसला था। और रफाइल के बारे में मसलन हमने फैसला सुन लिया सुप्रीम कोर्ट का। यानी हुकूमत के हक में, हुकूमत के इशारे पर पार्लियामेंट, मीडिया और सुप्रीम कोर्ट तक में हमने बहुत से वाकयात अब तक देख लिए हैं। अब क्या ये सरकार जो चुटमुट थोड़ा बहुत कुछ बचा है, कहीं अपोजिशन के लोग संसद से बाहर बोल लेते हैं, राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं मिलता, मीडिया में कुछ सोशल मीडिया के लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ चीजें लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बाकी तो बड़ा मीडिया तो उनके हाथ में पहले से ही है। और अदालतों का भी काफी हद तक हाल इस तरह का है। अब चंद्रचूड़ जी के आने के बाद काफी उम्मीदें बढ़ी हैं। तो अब क्या पूरी तरह से जिसे कारपेट जिसे वो कर दिया जाए, कहा जाए, उस तरह की हालत चाहते हैं? क्या है, कहां, कौन सी डेमोक्रेसी में हम? देखिए, जैसे ये सब आपने नोट किया होगा कि जो पूरे दुनिया भर के संगठन हैं जो इसका मूल्यांकन करते हैं, उन्होंने भारत को कहाँ रखा है, ये बात तो क्लियर है। और अभी उम्मीद की किरण ये दिख रही है कि जैसे खास तौर से राहुल गांधी और देश के कई स्वतंत्र पत्रकार, जिसमें खैर एक ही नाम लिया जाए तो बहुत है, रवीश कुमार जैसे पत्रकार, और जैसे आपके जैसे चैनल भले ही छोटे हैं पर वो एक सच्चाई की बात को लोगों तक ले जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये आवाज़ों की प्रतिध्वनि लोगों में दिखेगी। एक्चुअली ये जो आवाज़ें हैं ये उनकी आवाज़ें नहीं है, ये आवाज़ें जनता की है जो उनके माध्यम से सामने आ रही है। तो मुझे इसी चीज़ में उम्मीद दिखती है कि अभी सच्चाई से बात करने वाले छोटे छोटे बहुत चैनल्स आ गए हैं और सच्चाई से बात करने की ज़्यादा हिम्मत विपक्षी पार्टियों में खासतौर से राहुल गांधी के चारों तरफ आ रही है। और लोग परेशान हैं, जिंदगी की समस्याओं से बहुत परेशान हैं, भुखमरी, बेकारी, किसानों की समस्याएं। अभी आप देख रहे होंगे किसान फिर से बोल रहे हैं कि हमारी समस्याओं को आप नजरअंदाज कर रहे हैं, फिर से वो सामने आने की कोशिश कर रहे हैं। कई मजदूरों की समस्याएं आपको दिखती हैं, नौजवानों में आप ये चीजें देखते हैं। फिर महिलाओं में देखिए, हाथरस कांड हुआ, तीनों आरोपी बरी हो गए, जैसे वो घटना हुई ना हो। तो ये एक हमारे समाज का जो इसमें आईना हमको देखने की कोशिश करना चाहिए। इतने बड़े भयंकर कांड में एक भी दोषी नहीं है, तो ये न्याय व्यवस्था को दिखाता है, हमारी बाकी व्यवस्थाओं को दिखाता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में अगर ये सब लोग डटकर ईमानदारी से अपनी बात रखते रहेंगे तो जनता इनका साथ जरूर देगी। और जनता के साथ ही लोकतंत्र का भविष्य जुड़ा होता है। जनता को अगर लगता है ये बातें सही है तो जनता इनका साथ देगी और निश्चित रूप से हम अपने लोकतंत्र को मजबूत कर पाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। अच्छा, इसमें अभी आपको क्या लगता है, अपोजिशन पार्टियों में इकट्ठा होने की बात कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद कुछ मजबूती की तरफ बढ़ रही है, कभी कभी कुछ लोग अकेले चलने की बात करते हैं। आप उसको अभी की जो सूरत हाल है, चूंकि ये बात अपनी जगह बहुत ही सही है और जो आप बार बार उसको अंडरलाइन भी करते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद माहौल बदला है। कांग्रेस में भी एक तरह से वो जो एटीट्यूड पहले कभी रहता था, शायद उसमें जरा और नरमी आई है दूसरी अपोजिशन पार्टियों के साथ मिलकर के। लेकिन अक्सर इस तरह से कुछ जो पॉलिटिकल साइंस के लोग हैं वो ये कहते हैं कि यही जो पार्टियां हैं, एंटी बीजेपी पार्टियां, अपोजिशन पार्टियां, वो बहुत से राज्यों में एक दूसरे के मुकाबले में है, एक दूसरे के सामने है। ऐसी सूरत में ये इत्तेहाद कैसे हो पाएगा, कैसे बीजेपी को हरा करके हुकूमत आएगी, क्या है? कभी उस पहलू को भी आपने गौर किया? ये देखिए, एक तो मैंने देखा है कि कई अपोजिशन पार्टीज तो ये मानती हैं कि कांग्रेस के बगैर अपोजिशन की यूनिटी नहीं हो सकती। दूसरा, कुछ क्षेत्रीय नेता ऐसे हैं, रीजनल पार्टीज के लीडर ऐसे हैं कि जिनकी जो एम्बिशन है बहुत स्ट्रांग है, वो प्रधानमंत्री से कम अपने आप को देखना ही नहीं चाहते। ऐसे 3-4 लोग हैं और वो मुख्य समस्या है।
अब इसमें कांग्रेस ने भी एक रवैया लेना चाहिए मेरी मेरी सोच के हिसाब से, कि अभी हम प्रधानमंत्री की बात ना करें, प्रधानमंत्री की बात ना करें। हम केवल सिद्धांतों के आधार पे, लोकतंत्र के आधार पे, जनता की समस्याओं के आधार पे, भारतीय संविधान के आधार पे एक मोर्चा बनाने की कोशिश करें, और अगर हरा सके तो फिर हम प्रधानमंत्री का एक फॉर्मूला ढूंढ लें कि किसको कितना ज्यादा समर्थन है, उसके आधार पे वो बात होनी चाहिए। अभी से प्रधानमंत्री की बात करना मेरे ख्याल से बेमानी है, न उसकी कोई जरूरत है, न वो सही है। बात तो होनी चाहिए कि हम किन उसूलों पर साथ में आएंगे। अब उसमें इंडिविजुअलिटी, कुछ कुछ लीडर्स हैं जिनका सिर आसमान में है और वो प्रधानमंत्री से कम की कोई बात करते नहीं है, वो एक समस्या है। तो अगर ये लीडर्स खुद की एम्बिशन से ज्यादा लोगों की जरूरतों को सोचें तो ये बात निश्चित रूप से अपोजिशन यूनिटी हो सकती है। और उसमें कांग्रेस ने भी ये रवैया अपनाना चाहिए कि हमारा ज्यादा इंटरेस्ट है सरकार को बदलने में, हम अभी प्रधानमंत्री की बात नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री की बात तभी होगी, पूरा विपक्ष का नेता कौन होगा ये बात तभी होगी जब हम सरकार में आएंगे, हम कोई फॉर्मूला ढूंढ लेंगे। क्योंकि देखिए, पहले भी जब देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने, फिर वो गुजराल प्रधानमंत्री बने, तो ये एक आपस में अगर सिद्धांतों के आधार पे मेल मिलाप हो तो फिर प्रधानमंत्री का मामला आसानी से हल किया जा सकता है। पर हाँ, इसका भी कोई इलाज नहीं है। कुछ क्षेत्रीय नेता को लगता है कि वो ही एक प्रधानमंत्री बनने के काबिल हैं, उस एम्बिशन को तो खैर उसका कोई इलाज नहीं है। पर ऐसे लोग अगर इस एम्बिशन को छोड़कर देश की भलाई सोचें और तो इसलिए विपक्ष साथ में आए, ये सबसे एक उचित बात होगी। अच्छा, एक मुझे आपकी बात सुनते सुनते एक सवाल जहन में आया कि जनता लीडर उनका जेन्युइन है या नहीं। बीजेपी के लिए तो काम नहीं कर रहा जो अपने आप को प्रधानमंत्री बनना चाहता है, जैसे आपने इशारा किया। उसको पहचानने का क्या तरीका है? मतलब आम लोग कैसे समझें कि हमारा नेता दिखावे में तो सेकुलर है लेकिन बीजेपी के लिए काम कर रहा है। अब वो चाहे दबाव में कर रहा हो या लालच में कर रहा हो या 100-200 करोड़ उसने ले लिए हो, उसकी पहचान का कोई फॉर्मूला आपके तजुर्बे के हिसाब से कुछ अगर आप जनता को बता सकें, क्योंकि जनता का होशियार रहना बहुत जरूरी है। देखिए, उसमें एक सरल बात है कि जिन लोगों के जीतने की उम्मीद नहीं रहती और वो जाकर खड़े होते हैं ताकि कांग्रेस का वोट कट जाए, तो वो एक सरल पहचान है कि भाई आप चुनाव तो जीतते नहीं। गोवा में आप इतने सारे कैंडिडेट खड़े कर देते हैं, कोई उसमें से तो होता नहीं है। गुजरात में आप इतने सारे कैंडिडेट खड़े कर देते हैं, आपका कोई जनाधार तो है नहीं। अभी बात कर रहे हैं कि जहां भी कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है उसमें आप जाके अपनी टांग अड़ाना चाहते हैं। तो वो एक पहचान का सिलसिला है कि जिनकी कोई आधार नहीं है वो आके खड़े हो जाते हैं और कुछ वोटों को काट कर भाजपा की मदद करते हैं। उसको तो पहचानना बहुत आसान है। ऐसी 3-4 पार्टियां हैं जिन्होंने इस प्रकार के काम किए हैं, तो उनको पहचानने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राम पुनियानी जी। आज आपने 2-3 बातें काफी अहम कही। एक तो विदेशों में इंटरनेशनल लेवल पर जो सर्वे एजेंसियां हैं, जो संस्थान हैं, आपने 6 सर्वे का बाकायदा जिक्र किया। इससे ज्यादा मजबूती से बात नहीं कही जा सकती, बहुत अहम है। इसके अलावा आपने जो मौजूदा सरकार है वो डेमोक्रेसी पर कितना यकीन रखती है वो भी आपने बात रखी, और विपक्षी पार्टियों को भी जो आपने मशवरा दिया वो काफी अहम है कि अपने एम्बिशन को क्षेत्रीय नेता जो हैं वो जरा अलग रख करके और देश के भले के लिए सोचें, और कांग्रेस भी प्रधानमंत्री पद के लिए दावा ना करे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूं राहुल गांधी जिस तरह से डायनामिक अंदाज से अपनी बातों को रख रहे हैं और उनके दिल में जो दर्द महसूस हो रहा है, देखिए कोई भी नकली आदमी 4000 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता। ये एक बहुत ही सीधा सीधा सिंपल, हमने तो कम से कम अपनी पत्रकारिता में और शायद आजादी के बाद शायद नहीं यकीन से कहा जा सकता है कि कन्याकुमारी से श्रीनगर तक घुटने के दर्द के बावजूद जो आदमी पैदल चल रहा है वो देश के लिए अच्छा सोच रहा है। ये मुमकिन नहीं है कि टीवी के सामने बयान कुछ दे और जाकर के 5 स्टार होटल में रह जाए, या एक जगह वो जो एक चला था ना
स्वच्छता अभियान, वो एक झाड़ू पकड़ करके और एक विजुअल दे करके और चले गए, और फिर बहुत से बीजेपी के नेता, ऐसा मीडिया ने उनको देख लिया कि साफ जगह पर गंदगी डलवाई गई और एक फोटो खिंचवा लिया। तो ये फोटो खिंचवाने वाली अपॉर्चुनिटी तो नहीं थी जो ये भारत जोड़ो यात्रा थी। तो राहुल गांधी में वो सच्चाई तो नजर आ रही है और इसी वजह से उनके साथ लोग जुड़े हैं और देश का माहौल भी काफी बदल रहा है। अब आपने एक बात और जो कही वो बहुत ही अहम है जनता के लिए। मैं समझता हूं सबसे अच्छा सबक और समझने वाली बात यह है और मशवरा यह है कि जो लोग हारने वाले हैं, जो इलेक्शन भी नहीं जीत सकते, वो अपने कैंडिडेट क्यों खड़े करते हैं? यानी वो बीजेपी को मदद करने के लिए वोटें बांटने का काम करते हैं। हमने गुजरात इलेक्शन में देखा, यूपी में देखा, बिहार में देखा कि 20-20, 30-30 सीटें जो है वो जितवा दी बीजेपी को, हालांकि उन्होंने बेईमानी भी का भी आखिर में वो किया। तो ऐसे लोगों को पहचाने और ऐसे लोगों के पीछे जज्बाती ना हो जाएं। मैं अक्सर अपने मुस्लिम लोगों में मैं देखता हूं, नौजवानों में, कि वो ओवैसी की लच्छेदार किस्म की तकरीरों से काफी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। वो ना हो, समझें कि आखिर कौन किसके लिए काम कर रहा है। और उनके लिए तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जब कहीं भी इलेक्शन अनाउंस होता है तो प्रधानमंत्री के बाद सबसे ज्यादा जो एयर टाइम टेलीविजन पे मिलता है वो ओवैसी को मिलता है, ताकि वो वोटें बांटने का काम अच्छे से कर सकें। तो ये सारी चीजें समझने की हैं। ये सियासी मैच्योरिटी आनी चाहिए और समझ में आना चाहिए कि आखिर देश किस तरफ जा रहा है और किस तरफ देश के जाने में हमारी, आपकी, देश की, समाज की, सबकी भलाई है। ये सोचने समझने की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी, आप हमें समय दे देते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।